अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमायला सुल्तान। नाजरीन, पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। पीटीआई ने तब्दीली का नारा लगाया और उस तब्दीली की वजह से लोगों ने उनको बहुत सराहा, खास तौर पर यूथ जो थी पीटीआई की सपोर्टर थी, वोटर थी और अभी भी यूथ उनके पीछे खड़ी है। इसी तब्दीली के नारे की वजह से उन्हें 2018 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। जिन दावों और वादों की वजह से इमरान खान हुकूमत में आए और 2 साल उन्होंने अपने पूरे किए, क्या वो वादे, क्या वो दावे मुकम्मल हो सके हैं, क्या उनके ऊपर अमल दरामद हुआ है? इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज हमारे साथ हैं शाहिद भट्ट साहब, जो कि साबिक MPA PMLN हैं, और इसके साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है एहसान बटालवी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहूंगी। शाहिद साहब, आपसे शुरुआत करूंगी। आप बताइएगा, पीटीआई हुकूमत ने अपनी 2 साल मुकम्मल कर ली है, तो आप कैसे इनकी परफॉर्मेंस को लेते हैं? क्या ये अपने वादों को पूरा कर सके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अहम टॉपिक पे बुलाया कि 2 साल की कारकर्दगी में इसके ऊपर फोकस करूंगा। आप बात कर रही थी यूथ के ऊपर। मैं कहता हूँ यूथ ही नहीं अट्रैक्ट हुई, पूरी कौम को बड़ा इन्होंने बहकावे में लेके आए, पाकिस्तानी कौम को अट्रैक्ट किया गया। लेकिन इन 2 सालों में इन्होंने क्या डिलीवर किया, मैं उसकी छोटी छोटी आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 चीजें होती हैं इस मुल्क में। एक होती है कि आपके मुल्क की हालात बेहतर हुए, क्या आपकी अवाम के इक्तिसादी हालात बेहतर हुए। दोनों चीजों में ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हुई। उसकी मैं अब छोटी सी इनको एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जो इन्होंने वादे किए कि हम आपको जब आप हम हुकूमत में लाएंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। सबसे पहले जो इन्होंने अपना एक स्लोगन दिया, नारा दिया कौम को कि जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। आप देख लें IMF के पास गए, इन्होंने कहा जी पहले 3 महीने में हम किसी गैर मुल्क का दौरा नहीं करेंगे, हम कर्जे के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ये 3 महीने के अंदर चलने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं जो भी काम करूंगा प्योरली ऑन मेरिट करूंगा। मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। कहा गया जी कि मैं अपनी काबीना बड़ी मुख्तर बनाऊंगा, जो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनिस्टर्स होंगे और वो चलाएंगे ये मुल्क को। अब देख लें इनकी जो काबीना है वो मोर देन 50 चली गई हुई है। इसी तरह इन्होंने पॉलिसीज दे दिया जी कि मैं बंगालियों को शहरियत दूंगा, मैं जनाब अफगानियों को शहरियत दूंगा, मैं जनाब ये अवाम के लिए मैं ये करूंगा। किसी एक चीज पे स्टिल वो अभी तो कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने मुल्की खजाने को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी। नहीं, ये गलत बात है। देखिए बात सुने, बड़ी बात है। जब हमारी हुकूमत गई 18 अरब के रिजर्व जो इनके पास थे, ये खुद मानते हैं। अच्छा, खुद मानते हैं कि इनके पास थे, हमारे रिजर्व थे। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं, इनके पास प्लानिंग नहीं थी, इनके पास टीम नहीं थी जो डिलीवर कर सकती, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। अभी इनको मैं छोटी सी आपको मिसाल बताता हूँ। जो ही इन्होंने आए, इन्होंने करेंसी को डिवेल्यूट किया, तो असद उमर से पूछा गया, जर्नलिस्ट आपने लोगों ने पूछा कि आप हमें ये बताएं जी कि आपने इतनी करेंसी को डिवेल्यूट किया, आपने प्राइम मिनिस्टर से पूछा? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, मैंने उसको इत्मीनान में लेके मैंने ये डॉलर की जो है इसको किया जी। अच्छा। लेकिन जो ही प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग में बात हुई तो उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। ये सारे झूठ बोलते हैं। आपस में किसी का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये डिलीवर इसलिए नहीं कर पा रहे। एक तो इनका परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा। दूसरा जो उन्होंने वादे किया, मसलन में अब खारजा पॉलिसी भी देख लें, उसमें भी नाकाम। इक्तिसादी पॉलिसी देखें, उसमें भी नाकाम। एग्रीकल्चर पॉलिसी देखें, उसमें भी नाकाम। सनती पॉलिसी देखें, उसमें भी नाकाम। ये तो है जो इमरान खान साहब जिसको खुद चला रहे हैं, वो भी नाकाम। अब दूसरे लेवल पे आता है हमारे मुल्क में कि जो सबसे बड़ा सूबा हमारा होता है, ये सूबे हमारे आज़ाद हैं। हमें खुद मुख्तारी है अपने अपने सूबों को कि हम अपने सूबे बेहतर अपने निज़ाम चला सकें। बिल्कुल। इसमें इनकी सबसे बड़ी नाकामी की जो वजह है इस हुकूमत की 2 सालों में ये है कि ये कोई काम भी, मसलन इन्होंने 2 साल में 4 चीफ सेक्रेटरी बदले,
2 सालों में इन्होंने 5 आईजी बदले, 2 सालों में इन्होंने 4 दफा चेयरमैन एफपीआर बदले, हर महकमे में चेंजेस लेके आए, लेकिन चूंकि इनका आईक्यू नहीं मिलता था उस ब्यूरोक्रेसी के साथ, इसलिए ये काम नहीं उनसे ले सके। और वो जब वो काम इनके गलत नहीं करते तो ये उनको फौरी उठा देते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी एक नेगेटिव परफॉर्मेंस होती है हुकूमत की कि आप किसी एक चीफ सेक्रेटरी को 3 महीने के बाद बदल दें। कहना है कि पीटीआई हुकूमत इन 2 सालों में डिलीवर नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। बद इंतजामी देखें, हालात देखें, बदअमनी देखें, रिश्वत का बाजार देखें, मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रिश्वत जो है खुलेआम ली जा रही है, प्राइस कंट्रोल इनका जीरो है। किसी की ऑफर देखें, हमने जब हुकूमत छोड़ी उस वक्त आटा की प्राइस क्या थी, अब कहाँ पहुंच गई। 30 रुपए किलो वाला आटा अब 60 में मिल रहा है। डॉलर हम 103 पे छोड़ के गए, यहाँ 160 पे चला गया। ये देखें वहाँ 120 पे जाएगा जो 240 पे चला गया। अब मुझे सोना आप देखें, गोल्ड है, हर चीज एक यानी कि हम देखते हैं कि इस मुल्क की कितनी 49 पे हम 1000 पे छोड़ के गए। ना एक पेंडेमिक सिचुएशन पैदा हो चुकी है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही है, इकोनॉमी सबकी डैमेज हो चुकी है, कोलैप्स कर चुकी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी जिसकी इकोनॉमी सफर कर रही थी, हम ये कैसे स्टेबल रह सकती थी? मैं ये आपकी बात है कि कोरोना हमारा आया मार्च अप्रैल में जी। इन्होंने तो हमें वादा किया था कौम से कि मैं 90 डेज में ये मैं चेंजेस लेके आऊंगा। इसका जो फर्स्ट स्लोगन था, इसने कहती मुझे 90 डेज दें, मैं 90 दिन के अंदर अंदर ये तब्दीली लेके आऊंगा। आप 90 डेज गुजरने के बाद, मैं कहता हूँ साल गुजर गया, साल गुजरने के बाद दूसरा साल गुजर गया। ये कोरोना तो भी आया हमारे 3-4 महीने पहले, इससे हमारी इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ा। इकोनॉमी तो बेड़ा गर्क इन्होंने पहले ही कर दिया था। शाहिद साहब, 70-71 साल की जो खराबियां हैं उनको कैसे 2 साल में सही किया जा सकता है? कोई मुझे ये बताएं, मुझे कोई ऐसी चीज बता दें जो खराबी इनको विरसे में मिली है और इन्होंने ठीक किया। वो तो कहते हैं सारी खराबियां विरसे में मिली। इनको मैं देखे, हमने इनको कहा जी कि मेट्रो, इसने उस वक्त कहा जी मेट्रो नहीं हमने बनानी, मुखालफत करते रहे। आप पेशावर में जाके इफ्ताह कर रहे हैं, वादे करते रहे जी कोई इफ्तिताह में प्राइम मिनिस्टर नहीं किया करेगा, सब इफ्तिताह महकमे के सरबराह किया करेंगे। अब क्या हो रहा है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को जा रहे हैं और जेली वो जो होते हैं जो आर्टिफिशियल बना के इफ्तिताह कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि 1.5 साल 2 साल, अभी तो 23 महीने हो गए इनको, 2 साल इन्होंने वक्त जाया किया है। इनको बिल्कुल नहीं पता था हुकूमत करने का। इनकी शेडो कबीना कभी पहले बनी होती, इन्होंने पहले प्रिपरेशन की होती, इनको पता होता। देखिए 5 साल इसने कंटेनर में वक्त जाया किया। केपी की हुकूमत इनके पास पहले थी, कर रहे थे ना। देखिए इनको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि हुकूमत का इनको तजुर्बा नहीं था, तो चले अब हुकूमत में आ गए हैं 2 साल में, मेरे ख्याल में कुछ तो सीख गए होंगे। बटालवी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? शायद भट्ट साहब ने अपना पूरा नून लीगी होने का हक अदा कर दिया। बिल्कुल। सिर्फ कौम की तर्जमानी मैंने की है वैसे। कौम की नहीं नून लिखी। जब तक कौम की तर्जमानी का ताल्लुक है तो शायद भट्ट साहब मैं आपको याद दिलाता हूँ जी कि क्या यूएनओ में या जनरल असम्बली में किसी पाकिस्तान के हुक्मरान को आज तक ये तौफीक हुई थी कि वो कश्मीर की आवाज़ इस तरह बुलंद कर सके जिस, और वो सारे यहूदियों के खिलाफ वहाँ बात कर सके? कोई मुझे एक मिसाल दे दें। जी मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, आप बाद में सुनो जी। आप पहले नंबर 2, मैं तो से ये बात कहूँगा कि ये भी लोगों को बहकाने वाली बात थी कि ये कहना है कि सोने की कीमत बढ़ गई। तो मैं भट्ट साहब की खिदमत में दस्तार करता हूँ कि सोने की कीमत हुकूमत पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करती। बिल्कुल। सोने की कीमत दुबई की गोल्ड मार्केट करती है, स्विट्जरलैंड की गोल्ड मार्केट करती है, और सोने की जो एक टेक्निकल लैंग्वेज है वो है AU मेटल। AU मेटल लंदन का जो मेटल एक्सचेंज है वो कंट्रोल करता है। पाकिस्तान को कोई ताल्लुक ही नहीं है कि जिसकी महंगाई है, ये अगर 5 लाख रुपए तोला पे पहुंचे तो उससे हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अब आ जाए मैं इस पे खारजा पॉलिसी पे। तो खारजा पॉलिसी मैं यहाँ नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि खारजा पॉलिसी इतनी मजबूती के साथ अपने पाँव पे खड़ा होकर उन्होंने मोदी जैसे मूजी और मनहूस शख्स को, जो 1.25 अरब आबादी का इस वक्त वज़ीर आज़म है, जूता दिखाया है
कि उसको उसको समझ आ गई कि मेरी मुखालफत हो सकती है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में इससे पहले मुझे आप बता दें, मेरा भाई शायद व्हाट्सएप बता दें कि क्या नवाज शरीफ के दौर में किसी एक हुकूमत ने आपकी तायद की थी कश्मीर के मौजू में? आज आपके तायद कुन्नदगान मौजूद हैं और वो पूरी तायद कर रहे हैं। और कभी ये हुआ था कि इंडिया के तैयारे गिराए गए हों? मुझे एक मिसाल दे दें, यहाँ 6 दफ़ा 6 तैयारे गिराए जा चुके हैं इंडिया के, और उनका पायलट भी पकड़ के उनके मुंह पे दूसरी जूती मारी गई कि ये लो हमारे लिए ये कस्तूरी आप अपने पास संभालो, जो एक बहादुर बन के आया था। तो हमने तो उसे वैसे ही एक झटका दे के मार गिराया, और हमारे लिए ये एक मनहूस चीज़ है, इसको उठा के ले जाओ यहाँ से। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी की बात हुई, तो व्हाट्सएप में एक फिर वो 10 प्रस्ताव करूँगा जी बताएं कि 35 साल में जो आपने गुलाम भर्ती किए थे, 35 साल में जिन लोगों ने आपकी जूतियां चाटी थी, आपसे मुराद या नून लीग है, नवाज शरीफ है और शहबाज शरीफ है, वो जूतियां चाटने से उनके खून में जो तब्दीली आ चुकी हैं, उनके खून में गुलामी के जो जरासीम घुस चुके हैं, उन्हें निकालने के लिए 35 से ही अब 70 साल चाहिए होंगे। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि CSP हजरात ने सेक्रेटेरिएट के तालों को बंद करके उसमें एल्फियाँ डाल दी हों? ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। और यही वजह थी कि ये जो गुलाम थे, क्या आपने नहीं देखा कि एक CCPO लाहौर शहबाज शरीफ के जूतों में बैठा हुआ है और शहबाज शरीफ ऊपर सोफे पे बैठ कर उसको हुक्म दे रहा है? मेरे नज़दीक तो ब्यूरोक्रेसी को डूब मरना चाहिए इस बात पे ही, और पूरी पुलिस को उस पर एहतियात करते रिजाइन कर देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको शाबाश देता हूँ, यूं करके थपकी देता हूँ कि आपने ऐसे गुलाम पैदा किए हैं जो आपके वाकई सच्चे गुलाम साबित हो रहे हैं। और कोई तफ्तीश, कोई बात, कोई ऐसी चीज़, कोई फाइल उनका मुकाबला नहीं कर सकते कि किस तरह उन्होंने इमरान की हुकूमत को फेल करना है। बटालवी साहब, ऑपोजिशन की जानिब से ये मसला कश्मीर के हवाले से इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है कि मसला कश्मीर को इमरान खान परसू नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि जनरल असम्बली में कश्मीर का मसला उठाया गया पूरे जोर के साथ, जिसको सबने अप्रिशिएट किया, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। और ये भी पहली दफ़ा हुआ कि अभी हर रोज़ कश्मीर पे एहतजाज हो रहा है, जो गुज़श्ता 1 साल से जारी है। इन लोगों ने, जो नून लीग थे, इन लोगों को तो ये तौफीक नहीं हुई थी कि कुलभूषण जैसा मुल्क दुश्मन, जिसने 56 दहशतगर्द हमले किए थे पाकिस्तान में, उसके बारे में एक लफ्ज मुझे दिखा दे 2-3 साल में जो इनके लीडरों के मुंह से निकला उसके खिलाफ। ये तो उनके गुलाम इब्ने गुलाम बन बैठे थे हिंदुओं के। सिर्फ गर्ज ये थी कि वहाँ इनकी स्टील मिल लग जाए, वहाँ इनकी शुगर मिल लग जाए, वहाँ इनका कारोबार चल जाए। और जिसको मैं कभी कभी बहुत एंजॉय करता हूँ, काश मैं भी साथ होता तो मैं भी हेमा मालिनी को पहली दफ़ा देख लेता कि जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, वो उनके जब बेटे को साथ लेके गया तो बेटे ने सिर्फ एक फरमाइश की कि मुझे हेमा मालिनी को मिलना है। तो जहाँ विजन ये हो और जहाँ उस प्राइम मिनिस्टर की, मुझे शायद व्हाट्सएप डिनाई कर दें, मैं यहाँ इन्हें ये मिन्नत करूँगा कि इन्हें कसम दे के कहता हूँ डिनाई कर दें कि क्या एक पाकिस्तान की मशहूर मुगैना को कश्ती में बिठा के आपका 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने वाला और आप सदा याफ्ता प्राइम मिनिस्टर गाने नहीं सुनाता रहा? उस 2 झीलों में मैं आपको बताता हूँ, हरद मीनार में और बहालपुर की झील में। आप बता दें, अगर नहीं मानते तो मैं आपको बंदे ला देता हूँ जो उस वक्त मौजूद थे, यहाँ ला के प्रोग्राम करवा देता हूँ मैं। तो जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और एक फेरोज खान की बहन के साथ क्या अफेयर था वो भी बता दें। ये तो आपके प्राइम मिनिस्टर की हालत थी कि जिसको गर्ज ये थी, और इसका गवाह इत्तेफाक से वो मर चुका है, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे, जो फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, जिन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, सर्दियों के दिनों में प्राइम मिनिस्टर के लान में हम बैठ के कोई फाइलें मंगवाते थे, तो अभी फाइल मैंने खोल ली तो प्राइम मिनिस्टर कहना कि उनका नाम था शेख साहब थे कोई, अगर आपको याद हो, चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के,
तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहना, शेख साहब या क्या नाम था उनका भी याद आ जाएगा, कि जनाब देखे आज मौसम कितना अच्छा है, वो छोड़े फाइलें आप खुद निकालें, काफ़ी पीते हैं। तो जिस बंदे का इंटरेस्ट खाने पीने पे हो, और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से कर्नल ताहिर खैली को, जो मेरा क्लाइंट भी था, उसको एक खेस में देगचा लपेट के एयरपोर्ट पे सीरी पाए ले जाते हुए इस्लामाबाद जाते हुए देखा, लाहौर से। तो बाबा, इसने क्या प्राइम मिनिस्टर बनना था, उसे काम के लिए क्या करना था। और जिस हालत में आप ये महंगाई की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, तो मैं ये ज़रूर याद करवाना चाहूँगा कि अगर मैं कर्जा लेके इस दफ्तर को सोने के पत्थर लगवा दूँ और सजाब बना दूँ, तो बाहर वाले आने वाले कहेंगे कि जनाब देखो क्या दफ्तर बनाया है, कितना खूबसूरत दफ्तर बनाया है, मुलाजमीन को 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दे रहा है। चले बटाली साहब, वक्त कम है, तो आप जरा जो है पीटीआई की परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा हमें रिमार्क्स दे दें। भट्ट साहब को मौका दे देना। आप दें, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ आती हूँ। मेरे नजदीक परफॉर्मेंस जो है, कुछ अच्छा काम उनका बता दें। एक मकरूज आदमी को, एक मफलूज आदमी को, जिसको पूरी ब्यूरोक्रेसी मफलूज करने पे तुली हुई है, उससे कौन सी परफॉर्मेंस हम मांगते हैं। इसके अलावा, इसके बावजूद आपके रिजर्व आज जिस वक्त थे 10 अरब से फिर 18-19 अरब पे जा चुके हैं। आपके कर्जे कोई मेरा 4-500 से ज्यादा 4-5 हजार अरब रुपए के कर्जे उतार दिए उस बंदे ने। और जिस वक्त ये आया था, उस वक्त आप दिवालिया होने के करीब थे, दिवालिया के करीब थे। आपको नोटिस तकरीबन पूरी दुनिया से मिल चुके थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। आज पाकिस्तान फख्र के साथ खड़ा है और दुनिया के इम्पोर्टेंट मुल्क उसके साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उसकी खारजा पॉलिसी की भी निशानी है और जो उसकी स्मार्ट लॉकडाउन को बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जा रहा है। कोरोना का दुनिया भर में एक मिसाल बना दी है पाकिस्तान ने कि इस जैसे मूजी मर्ज को कंट्रोल पाकिस्तान ने जैसे किया। और मैं आवाम को भी सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने भी पूरा तावन किया, उन्होंने इसके साथ SOP पे अमल किया और इस पे कंट्रोल कर लिया। कल की बरसा खुशखबरी की बात है, अगरचे 7 अमवात भी कम नहीं होती, लेकिन इंडिया में जहाँ 1100 मौतें हुई हैं कल एक दिन में, तो पाकिस्तान में सिर्फ 7 थी। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान ने काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल कर लिया। हर लिहाज से हमारी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। और सिर्फ जहां मार खा रहे हैं, जो इमरान साहब को समझ नहीं आई, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जो एक प्रोग्राम किया था 100 दिन कप्तान के, उससे मैंने बार बार ये कहा था कि भुट्टो साहब की तरह लेटरल एंट्री में भर्ती करें प्राइवेट सेक्टर से दयानतदार और मेहनती लोग। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, यही लोग काम करेंगे, मैं इनको क्यों इधर फारिग करूं। ये भी उनकी खुलूस था, दयानतदारी थी मुल्क के साथ। लेकिन गुलामों के साथ ये दयानतदारी नहीं चलती, जिनके खून में गुलामी के जरा सिमरत चुके हों। बिल्कुल, शाहिद भट्ट साहब बताइएगा, ये 2 साल हुकूमत आवाम के लिए राहत का बाइस रही है या तकलीफ का बाइस? चलिए देखिए, बात बटाली साहब मेरे बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो उन्होंने गलत की हैं, लेकिन मैं इनकी बातों को सुन के बड़े कंधा पसंदी से सिर्फ यही कहता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि UN में तकरीर की, उसका असर ये हुआ कि इंडिया ने कश्मीर को पार्ट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया, आइन ही खत्म कर दिया। कोई इस वक्त हमारे साथ, कोई कंट्री, हमारा इस्लामी मुल्क भी हमारे साथ नहीं रहा इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से। अब जहाँ तक मैं चूंकि फोकस करना चाहता हूँ इनके ऊपर कि इन्होंने 2 सालों में जो वादे किए थे, जो कौम को एक नारा दिया था कि हम इस मुल्क को नया पाकिस्तान बनाएंगे। नए पाकिस्तान में इन्होंने एक बड़ा वादा किया था जी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ खुद असम्बली में नहीं आता, ये तो बहुत जना बड़ा जी ऐसे है जी, कभी पार्लियामान में नहीं आया। अब मैं आपको इनकी कारकर्दगी बताऊं, 2 साल की, हमारे 2 साल में नेशनल असम्बली के 29 अजलास हुए हैं, हर साल 15 अजलास मस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं, और 2 सालों में 182 डेज अजलास जो है जारी रहे। जिनको ये ताने देते थे कि ये असम्बली में नहीं आते, अब इनका रिकॉर्ड चेक करें, पूरे 2 सालों में खुद इमरान खान साहब 12 दफा गए हैं असम्बली में। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं कि पार्लिमानी सिस्टम उस वक्त होता है जब प्राइम मिनिस्टर मजबूत हो। ये हुकूमत पार्लिमानी निजाम पे नहीं चल रही, ये तो 40 सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर रही है। 2 सालों में ये रिकॉर्ड चेक करें कि 150 बिल कौमी असम्बली में पेश हुए, जिनमें 40 बिल पास किए गए अक्सरियती पार्टी होने के बावजूद, बाकी इनके बिल पास नहीं हुए।
38 आप पास ऑर्डिनेंस नहीं होने दिए। नहीं, ये जाते ही नहीं है पास, इन्होंने क्या करने हैं? अच्छा। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये करते क्या है, ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बाय फोर्स एक दिन में 8 जो ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना रहे हैं। 38 ऑर्डिनेंस जो हैं वो सदर साहब ने पास किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो बंदा खुद असेंबली में नहीं जा रहा, कारकर्दगी लोग देखते हैं कि असेंबली क्या कर रही है, ना ये खुद असेंबली में गए, ना इन्होंने जो वादे किए थे कि मैं ये करूंगा वो नहीं किया। यूथ को जो बात आपने पहले की थी, यूथ ने इनको बड़ा किया, यूथ को अट्रैक्ट किया गया, नौकरियां 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आप जैसे लोगों को 50 लाख घर देंगे। अब मुझे एक घर बता दे पूरे पाकिस्तान में जिसको मिला हो, कोई एक नौकरी बता दे, कुछ नहीं मिला। तीसरी चीज बटालवी साहब बता रहे थे जी ब्यूरोक्रेसी की बात, इन्होंने एक बात की थी जी हम मेरिट पे काम करेंगे। मुझे ये बता दें, इन्होंने वादा किया था कि मेरे साथ कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होगा जो मेरी इस हुकूमत का हिस्सा बनेगा। ये जुल्फी बुखारी, ये डॉक्टर साहब आए और शब्बर जैदी साहब आए, ये अरबों के टीके लगा के बाहर चले गए हुए हैं, क्या किसी ने उनको रोका? पंजाब की ये सूबों की खुद मुख्तारी की ये हालत है कि आपके घर में अब आटा खाने को मिल नहीं रहा, आपके पास चीनी नहीं है, आप चीनी के हाथ डालते हैं तो चीनी गायब हो जाती है। आप कह रहे हैं जी उस सिंध में जाके जखीरा अंदोजी हो रही है। मुझे ये बताया जाए कि क्या सिंध इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो सूबे में हुकूमत उनकी है लेकिन कंट्रोल इनका है, तो ये कैसे क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? सर दूसरी आपने बात की जी प्राइसेस बढ़ गई हैं, सोने की कीमत पाकिस्तान तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन जब आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती जाएगी, आप अपनी वैल्यू को इतना कम करते जाएंगे तो चीज महंगी होती जाएगी। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस इनको देनी चाहिए थी, अवाम क्या मांगती है? अवाम मांगती है जी हम मुझे एजुकेशन में बेहतर फैसिलिटी मिले, हेल्थ में मिले, जिसके ऊपर ये बार बार कहते थे जी कि लोग मरीज मर रहे हैं बाहर। कोई एक हॉस्पिटल मुझे बता दें 2 साल में इन्होंने बनाया हो, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें मुझे इन्होंने बनाई हो, कोई एक यूथ का बता दें मुझे कोई लैपटॉप दिया गया हो, कोई सोलर पैनल दिया गया हो, किसी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे बता दें 2 सालों में कोई एक रोड बन गया हो, मेट्रो बस का जो और ट्रेन जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है। तो ये मैं कहता हूँ सर इन्होंने कुछ नहीं सोचा किया कि मुझे एक ऐसा शोबा दिखा दें जिसमें ये कमीशन खा सके हो, क्योंकि लैपटॉप में कमीशन खाई गई। सर ये तो अरबों खा गए हैं, इतने अरब मुल्क नहीं है जितने अरबों खा गए हैं ये। अब मुझे देखें जो इनके अपने जाती फ्रेंड हैं, अब चीनी से गंडर वाले लोग किधर चले गए? अपने जहाजों में बैठ के बाहर चले गए। नहीं उसके ऊपर जो पीटीआई हुकूमत क्रेडिट ले रही है कि उन्होंने रिपोर्ट मंजर आम पर वो लाए हैं, तो कितने रिपोर्ट का असर क्या हुआ? चीनी सस्ते मिल इंक्वायरी होने में टाइम तो लगेगा। नहीं देखिए चीज का असर होता है, आपकी रिट गवर्नमेंट की ये होती है। चोर एक्सपोज तो हो गए ना, चोरों की शक्ल सामने आ गई। सर चोरों को तो आप पकड़ क्यों नहीं रहे? चोर तो चले गए बाहर आपके। आपने खुद लंदन बिठा दिया जाके बड़े चोर को। सर देखिए रेट होती है गवर्नमेंट की कि आज मैंने ये जखीरेंदाजों को पकड़ा है और प्राइस डाउन लेके आए। आपने जाली ब्लड टेस्ट करवा के उसके 8,000 प्लेटलेट्स कर दिए। वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो भी प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। ये भी कह रहे हैं जी नवाज शरीफ को वहां से लाना इमरान खान की जिम्मेदारी है। ही इज रिस्पांसिबल, दे आर रिस्पांसिबल। फिर उन्होंने वादा किया जनाब स्विट्जरलैंड में जो पैसा पड़ा वो हम वापस लेके आ रहे हैं। ये बड़ा किधर गया वो पैसा? इमरान खान साहब से ये अपील कर रहे हैं कि आप हमारे जो लीडर चले गए हैं लंदन उनको वापस ले आएं। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।